नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 30 अगस्त 2025। हम लोग जो है 30 अगस्त 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेगमेंट का, है ना। ये जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट चल रहा है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या मुख्य पृष्ठ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? एक प्रश्न देखने को मिल रहा है ना। क्या है कि किस देश ने मार्च 2026 से कक्षाओं में जो है मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये किस देश के द्वारा जो है ऐसा किया जा रहा है, इस पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे विस्तार से, है ना। आइए हम लोग करते हैं पहला प्रश्न, स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या है पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न जो है आपको बता दें आज, क्योंकि आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको जो है दिवस से आज पहला प्रश्न मिल रहा है। जब भी कोई प्रमुख दिवस रहेगा, दिवस आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है। और जब दिवस से पूछा जाता है तो जो भी प्रमुख दिवस मान के चलिए कि किसी भी दिन होगा, जैसे कि कल एक दिवस मनाया गया, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा दिवस कल मनाया गया था। यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपको प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना है, टाइपिंग मिस है ना, टाइपिंग यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना है क्या है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है ना। जो भी मान के चलिए आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न बनेंगे सभी उस पर बातचीत करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है खेलों के महत्व को बढ़ावा देना और युवा पीढ़ी को खेल और फिटनेस के प्रति क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है पहली बार आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा कब की गई थी? आपको 2012 में। जो भी फैक्ट बनेगा उस पे देखते हैं। उसके बाद ये जो दिवस हम लोग मनाते हैं किसके मान के चलिए कह सकते हैं कि जन्म उत्सव पर मनाते हैं। ये हम लोग मनाते हैं मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद का जो देखते हैं ये आपको 29 अगस्त कब 1905 में इनका क्या होता है? जन्म होता है। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म होता है। और इसी के जन्म उत्सव पर जो है हम लोग मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद को जो है एक उपनाम से जाना जाता था। किस उपनाम से? तो आपको हॉकी के जादूगर, इसको क्या बोला जाता था? हॉकी का जादूगर बोला जाता था। तो हॉकी का जो जादूगर है ये भी उपनाम है। याद रखना है कि आपको हॉकी का जादूगर किसको बोला जाता था? मेजर ध्यानचंद को बोला जाता था। और इनको जो है हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में रखा जाता है। और उसके बाद ये भारत को है 1928, 1932, 1936 में क्या दिलाते हैं? ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक दिलाते हैं, है ना। और जब खेल दिवस आया है और जब भी कोई दिवस महत्वपूर्ण रहेगा और वहां से यदि कोई इंपॉर्टेंट थीम बनेगा तो थीम आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि थीम जो है सीधे तौर पर परीक्षा में पूछा जाता है। क्या है 2025 का खेल दिवस का थीम? तो शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने हेतु खेल। क्या है थीम को? फिर से एक बार, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने हेतु खेल है ना। ये आपको थीम है 2025 का। तो आपको याद रखना है, खेल दिवस के साथ साथ थीम भी याद रखना है। और किसके जन्म उत्सव पर जो है हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस? तो मेजर ध्यानचंद, है ना। और इसको किस उपनाम से जाना जाता है? तो हॉकी का कह सकते हैं कि इनको जादूगर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें कितने तारीख को? 29 अगस्त को। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर। और अगला नेक्स्ट जो प्रश्न देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है उस पर बातचीत करते हैं। और प्रश्न है यहाँ पर कि नेशनल एनुअल, क्या है कि नेशनल एनुअल एक रिपोर्ट जारी की जाती है और एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, किसके बारे में बात कर रहा है? एक रिपोर्ट जारी की जा रही है आपको वुमेन मतलब महिलाओं के बारे में, कि महिलाओं की सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है एक रिपोर्ट जारी की जा रही है। और उसमें पूछा जा रहा है कि 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है ना। क्या पूछा जा रहा है कि यदि भारत की बात करें कि भारत में सबसे महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? शहर के बारे में बात कर रहे हैं, ये है कोहिमा। कौन सा है? ये कोहिमा है। राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट महिला सुरक्षा सूचकांक की यदि बात करते हैं 2025 के, तो इसके अनुसार से जो है कोहिमा क्या है? सबसे सुरक्षित, महिलाओं के लिए क्या है? सबसे सुरक्षित, है ना।
यहां पर ध्यान रखना है कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित, यदि प्रश्न पूछे कि ऐसा कौन सा शहर है कि जो कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार से है, आपको कोहिमा, क्या है, कोहिमा। सेकंड स्थान पर यदि बात करते हैं आपको विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, इस तरह से ये श्रेणी क्रम में आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है कि सेकंड स्थान पर विशाखापट्टनम, थर्ड पर आपको भुवनेश्वर, आइजोल, मान के चलिए फोर्थ पर, फाइव पर आपको गंगटोक, इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। यदि यहीं पर यदि बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं कि नीचे से, है ना, कि निचले पायदान पर कौन सा है, तो निचले पायदान पर कौन है, सबसे कह सकते हैं कि आपको इसको असुरक्षित भी कह सकते हैं या नीचे से कह सकते हैं कि सुरक्षित शहरों में सबसे निचले स्थान पर कौन सा बन रहा है, ये आ रहा है पटना। कौन सा, ये पटना। यदि मान के लिए कि कह सकते हैं उसके बाद सबसे निचले स्थान पर, नीचे से ऊपर चल रहे थे, नीचे से ऊपर चल रहे थे, ये पटना, पटना के बाद जयपुर, जयपुर के बाद फरीदाबाद, है ना, आपको दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची, ये सब क्या है, कह सकते हैं सीधे तौर पर क्या है, एक तरह से निचले पायदान पर है। जबकि कह सकते हैं कि आपको जो है शिखर पर देखने को मिल रहा है, सुरक्षित शिखर पर देखने को मिल रहा है कौन, आपको कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइसोल, ये क्या है, सुरक्षित शहर में इसको महिलाओं के लिए सेफ्टी के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, तो नेशनल, आपको प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि नेशनल एनुअल रिपोर्ट जो एट इंडेक्स है, इसके अनुसार से जो है आपको महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, आपको कोहिमा याद रखना है ना। तो कोहिमा आपको याद रखना है, सीधे तौर पर कोहिमा याद रखना है कि मान के लिए सबसे सुरक्षित शहर आपके लिए कौन सा है, तो ये कोहिमा है, याद रहेगा कौन सा, कोहिमा, है ना। तो सीधे तौर पर याद रखिएगा कि कोहिमा क्या है, सबसे सुरक्षित शहर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला क्या प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग के सामने में है, ये भी मान के चलिए कि आपको राज्य से ही है। और क्या है प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जो भीख मांगा जाता है, जो भिक्षावृत्ति होती है, भिक्षावृत्ति को क्या किया जा रहा है, रोकने के लिए आपको विधानसभा के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है, तो ये राज्य है आपको मिजोरम। कौन सा राज्य है, तो ये आपको है मिजोरम, है ना। मिजोरम जो है, मिजोरम की जो विधानसभा है, मिजोरम की विधानसभा जो है राज्य में भीख मांगने पर क्या कर रहा है, प्रतिबंध लगाने संबंधी एक बिल यहां पर पास किया जा रहा है। ठीक है, बिल पास कर दिया गया है वैसे, है ना। तो बिल क्या किया गया है, पास हुआ है, कहां पर, तो ये आपको मिजोरम में। तो कहा जा रहा है कि मिजोरम की जो विधानसभा है और यहां पर जो है भीख मांगा जो जाता था, ठीक है, उस पर क्या किया जा रहा है, प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ठीक है, यहां पर बिल पास किया जा रहा है। वहां के जो राज्य समाज की जो कल्याण मंत्री है ना, जो मिजोरम राज्य की कह सकते हैं कि समाज कल्याण मंत्री है लाल रिनपुई, इनके द्वारा जो है एक विधेयक पारित किया गया। कौन सा, आपको मिजोरम भिक्षावृत्ति आपको निषेध विधेयक क्या पारित किया गया, भिक्षावृत्ति आपको निषेध विधेयक पारित किया गया। कहां पर, तो ये आपको याद रखना है, कहां पर, मिजोरम में। याद रहेगा कहां पर, तो ये मिजोरम में ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, आपको ये मंत्री याद करने का जरूरत नहीं है ना, सीधा याद रखिएगा कि किसके द्वारा, तो ये आपको मिजोरम की विधानसभा के द्वारा मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध जो है विधेयक पास किया गया है 2025 में। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देख लेते हैं, है ना, कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब ऐसा क्यों किया जा रहा है ये आपको जानकारी होगी तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि भीख मांगने पर तो रोक लगाना है ही, है ना। जो मान के चलिए ऐसा नहीं है कि केवल भीख मांगने पर रोक लगा देंगे और मान के चलिए उसकी आजीविका के बारे में हम राज्य नहीं सोचेगा। राज्य सभी के बारे में सोचता है ना। राज्य जो है क्या करता है कि सभी के बारे में सोचता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो आपको मिजोरम राज्य है जो देखने को मिल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, केवल भीख मांगने पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं कि भीख मांगने पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि भिखारियों को अस्थायी आजीविका विकल्प प्रदान करके उनकी सहायता और पुनर्वास करना भी है। तो जो जो मान के चलिए कि मिजोरम में भीख मांगते हुए देखे जाएंगे उनको एक तरह से प्रतिबंध उस पर तो लगा ही दिया जाएगा, लेकिन उसके आजीविका के लिए राज्य कुछ ना कुछ करेगा, है ना। राज्य उसके आजीविका के लिए सोचेगा, राज्य उसको आजीविका के तौर पर अस्थायी कुछ ना कुछ उसको प्रोवाइड कराएगा और उनकी सहायता करेगा। साथ साथ उसके जो मान के रहने का होता है, पुनर्वास जो होता है, जो रहने का स्थान है वो भी मुहैया करेगी कौन, तो राज्य ही मुहैया करेगी। कौन से राज्य के द्वारा, तो ये मिजोरम। और जैसे ही नाम आता है मिजोरम के द्वारा, तो मिजोरम की राजधानी क्या है, आइसोल है। और यहां पर जो है नए राज्यपाल बने हैं, कौन बने हैं, विजय कुमार सिंह बने हैं। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, आपको यहां पर देखने को मिल रहा है लाल दुहोमा। कौन देखने को मिल रहा है, लाल दुहोमा। और लोकसभा की यदि सीटें की बात करते हैं तो आपको एक सीट वर्तमान में है और राज्यसभा की कितनी सीट है, मात्र एक सीट। तो छोटा राज्य है मिजोरम, क्या है, छोटा राज्य है, इसलिए जनसंख्या यहां पर कम देखने को मिलता है, इसीलिए आपको लोकसभा और राज्यसभा की क्या है, एक एक सीट है ना। राज्यपाल आपको याद रखना है, कौन है राज्यपाल, विजय कुमार सिंह है। मुख्यमंत्री आपको याद होगा कि लाल दुहोमा है। कौन है मुख्यमंत्री, आपको लाल दुहोमा है।
ठीक है, तो ये मान के चलिए कह सकते हैं कि मिजोरम के द्वारा क्या है, एक अच्छा पहल है। और यहाँ पर जो है आपको भिखारी नहीं देखने को मिलेगा। किस राज्य में नहीं देखने को मिलेगा? आपको मिजोरम में जो है भिखारी, एक तरह से कह सकते हैं भिखारियों को सभी जगह से हटा दिया जाएगा, है ना। तो ये आपको मिजोरम के द्वारा। चले अगले प्रश्न पर। चलिए यहां पर देख लेते हैं क्या है कि किस देश ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ये किस देश के द्वारा? तो ये दक्षिण कोरिया का। यही आप लोगों का जो है मुख्य पृष्ठ पर यदि देखिएगा तो यही आपको प्रश्न था कि पूछा जा रहा है कि किस देश ने जो है मार्च 2026 से, नेक्स्ट ईयर से, है ना, कब से? तो ये आपको अगले साल से जो है मार्च 2026 से जो भी बच्चे मोबाइल लाते थे कक्षा में, है ना, जो मान के चलिए क्लासरूम में जो मोबाइल लेते आते थे, उस पर क्या रहेगा? आपको प्रतिबंध रहेगा कि मोबाइल नहीं लाना है। क्या करना है? मोबाइल नहीं लाना है ना। इसीलिए यहां पर को देखा जा रहा है क्या, यहां पर भी बिल पास किया जा रहा है। कहां पर? आपको दक्षिण कोरिया में। तो दक्षिण कोरिया की जो मान के चलिए एक तरह से कह सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है, जो दक्षिण कोरिया की कह सकते हैं यहां पर जो क्या कह सकते हैं, एक तरह से सरकार जो देखने को मिलेगी, है ना, जो दक्षिण कोरिया की सरकार जो है, दक्षिण कोरिया की सरकार के द्वारा भी जो है यहां पर स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला क्या क्या है, एक विधेयक पारित किया है ना। सरकार के द्वारा क्या किया गया है? एक विधेयक पारित किया गया है। और नाबालिगों के, कह सकते हैं कि नाबालिगों के बीच जो है सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रोकने के प्रयास में अन्य देशों के साथ ये क्या होती है? शामिल होती है। अन्य देश क्यों लिखे हैं, बात करेंगे कि अन्य देश के साथ ये क्यों शामिल हो रही है। अन्य देश इसलिए लिखना पड़ा है कि कुछ दिन पहले आप लोगों को एक प्रश्न करवा चुके हैं। क्या करवा चुके हैं कि 16 साल, क्या करवा चुके हैं कि 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन पर पूरी तरह से सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उस पर बैन कर दिएगा। किस देश के द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, है ना। किस देश के द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो यहां पर जो है ये प्रश्न आपको करवा चुके हैं कुछ दिन पहले है कि ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का आपको पहला देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया इस्तेमाल पर क्या कर दिया है? पूरी तरह प्रतिबंध, पूरी तरह प्रतिबंध है। ना व्हाट्सएप चला सकता है, अकाउंट्स कर सकता है कि नहीं बना सकता है बच्चा, है ना। मोबाइल तो मान के चलिए माँ बाप का चला ही सकता है, लेकिन अकाउंट्स जो है नहीं बना सकता है ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद कह सकते हैं कि ना आपको कह सकते हैं एक्स हैंडल पर, ना आपको क्या कह सकते हैं थ्रेड्स पे, ना व्हाट्सएप पर, ना फेसबुक पर या यूट्यूब, किसी पर भी मान के चलिए कि नहीं बना सकता है आपको अकाउंट्स ये बच्चों के द्वारा 16 साल से जो कम उम्र के। तो ये ऐसा करने वाला कौन सा देश है? ये भी आपको ध्यान रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया। ये आपको कुछ दिन पहले ही ये प्रश्न कवर करवाए थे, ठीक है। और यहां पर क्या है प्रश्न कि आपको एक और देश इसमें जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है कि मान के चलिए ये केवल स्कूल पर, ऐसा नहीं कि मोबाइल फोन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, केवल ऐसा कहा जा रहा है कि आप स्कूल मत लेके आना, है ना। स्कूल पर प्रतिबंध रहेगा कि स्कूल आपको लेके नहीं आना, है ना। तो स्कूल जो होते हैं, जो स्कूल चलाया जाता है, वहां पर जो है कक्षा जो होती है, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो कक्षा होगा उसमें मोबाइल फोन पर क्या रहेगा? प्रतिबंध रहेगा। किस देश के द्वारा? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा, है ना। और यह विधेयक जो है अगले साल कब से लागू होने वाला है? ये नेक्स्ट ईयर से लागू होने वाला है। आपको नेक्स्ट ईयर, आपको मार्च 2026 से ये लागू हो जाएगा कि कक्षाओं में मोबाइल फोन सहित स्मार्ट उपकरण पर क्या रहेगा? प्रतिबंध रहेगा। आप जो एक स्मार्ट वॉच होता है ना, तो स्मार्ट वॉच भी पहन के आप नहीं आ सकते हैं। कहां पर? ये आपको दक्षिण कोरिया में, है ना। तो दक्षिण कोरिया जो है इस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहा है, पूरी तरह से ना। स्कूल पर कह सकते हैं, स्कूल जो बच्चा है जहां पर मान चलिए एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी जगह कक्षा में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, वहां पर आप मोबाइल फोन क्या रहेगा? वर्जित रहेगा, ठीक है। तो इस कदम से जो है दक्षिण कोरिया जो है कह सकते हैं कि दक्षिण कोरिया जो है स्कूल जो जाते हैं जो बच्चे, ठीक है, दक्षिण कोरिया जो है स्कूली बच्चों के बीच जो है सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला कह सकते हैं कि नवीनतम देश बन गया है। नवीनतम मतलब कि अभी जस्ट इसमें जुड़ रहा है। और इससे पहले कौन कौन सा देश मान के चलिए ऐसा कर चुका है? तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बता ही चुके हैं। इसमें एक और देश जुड़ा हुआ है, कौन सा? नीदरलैंड। तो अब तक जो है 3 देश, कौन कौन सा देश? आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कौन सा? नीदरलैंड। और तीसरा देश जो एकदम लेटेस्ट इसमें जुड़ रहा है, कौन सा देश जुड़ रहा है? आपको साउथ कोरिया जुड़ रहा है। कौन सा देश जुड़ रहा है? साउथ कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और मुद्रा क्या है यहाँ पर? वॉन है। और उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? ली जे-म्यांग है। और प्रधानमंत्री कौन है? हान डक-सू है। तो ये आपको याद रखना है। और मान के चलिए आपको देखने को मिलेगा, ये कहां पर देखने को मिलेगा? ये एशिया के कह सकते हैं कि पूर्वी भाग में, पूर्णतः पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा। आपको एक छोटा सा देश, कौन सा? दक्षिण कोरिया देखने को मिलेगा। कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर के आपको तट पर देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर के तट पर आपको देखने को मिला क्या? आपको साउथ कोरिया देखने को मिलता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चले अगले प्रश्न पर। जितना बातें आपसे कर रहे हैं ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। एक भी आपके लिए एक्स्ट्रा बातें नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जब इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको
क्लास करने में बोरिंग लगता हो, लेकिन करंट अफेयर्स का सेगमेंट है, आपको बोरिंग लगे या जो लगे, आपको यदि परीक्षा पास करना है तो सीधा है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, आपको लिख के रखना ही पड़ेगा, है ना। इसके अलावा आपको कोई उपाय यहां पर करंट अफेयर्स में तो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर आपको प्रतिदिन नया प्रश्न है, नया आपको सब्जेक्ट रहेगा, नया नया सभी चीज रहेगा। ना मान के चलिए इसके बारे में पहले हो सकता है कि ना पढ़े होंगे ना कुछ हो सकता है, ठीक है। यहां पर आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको नया प्रश्न देखने को मिलेगा। जब नया प्रश्न देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि आपको बोरिंग लगता है, क्योंकि आपको आपके दिमाग में हर वक्त रहता है हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आया, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, तो जरूरी नहीं है पॉलिटी से, सभी विषय से यहां पर जुड़ता हुआ प्रश्न रहेगा, है ना, सभी विषय से जुड़ता हुआ प्रश्न रहेगा, तो इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स जब तक आप अच्छे से मान के लेके तैयार नहीं रखिएगा, तब तक आपको परीक्षा पास करना थोड़ा सा दूभर रहेगा। तो परीक्षा यदि आपको अच्छे से पास करना है आसानी से, तो आपको करंट अफेयर्स बार बार आपको पढ़ते रहना होगा। चलते हम लोग बातचीत कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला क्या प्रश्न है यहां पर देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने जो है भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। तो ये 10 लाख नौकरी दे रहा है कौन से देश के द्वारा, तो ये आपको दिया जा रहा है किसके द्वारा, तो ये रूस के द्वारा, है ना, कि ये रसिया के द्वारा जो है आपको 10 लाख कह सकते हैं जो व्यक्ति हैं उनको क्या किया जाएगा, नौकरी देगा। किस क्षेत्र में, तो ये दिया जाएगा आपको जो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र होता है, निर्माण का जो क्षेत्र होता है, मशीनरी का जो क्षेत्र होता है, उसके बाद टेक्सटाइल का जो क्षेत्र होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्रों में जो है कितने मजदूरों को, कम से कम 10 लाख जो है कम से कम मजदूरों को जो है नौकरी दिए जाने की बात किया है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखते हैं तो रूस आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, विश्व का भी कह सकते हैं बहुत बड़ा सबसे नंबर 1 पर आपको ये रूस ही देखने को मिलता है। और यहां पर जनसंख्या क्या है, क्षेत्रफल तो बहुत ज्यादा है लेकिन जनसंख्या क्या है, बहुत कम है, ठीक है। जब बहुत कम है लेकिन यहां पर क्या कहते हैं, कंपनियां सब है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो व्यक्ति का जरूरत पड़ता है, तो व्यक्ति का जरूरत पड़ता है, तो ये मान के चलिए कि कहां से, मान एक तरह से कह सकते हैं कि समझौता किया जा रहा है, ये समझौता किया जा रहा है भारत से, है ना। और भारत से कह सकते हैं कि ये भारतीय के लिए आपको जो कामगार करने वाले जो हैं व्यक्ति, उनके लिए कह सकते हैं कि 10 लाख नौकरियों के एक तरह से अवसर उपलब्ध करवाने की ये घोषणा कर चुका है, किसके द्वारा, तो ये रसिया के द्वारा, ठीक है। कि सीधे तौर पर आपको यहां पर इस सब क्षेत्रों में, जो क्षेत्र आपको बता रहे हैं किन सब क्षेत्रों में, तो जो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, आपको मशीनरी का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं आप इसके क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, आपके पास इस तरह का कोई डिग्री है, तो आप सीधे तौर पर यहां पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और जैसे ही नाम आता है रूस का, तो रूस की राजधानी क्या है, तो रूस की राजधानी सभी को मालूम होगा मॉस्को है। और यहां पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, रूबल मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति लंबे दिनों से यहां पर कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। कौन है, व्लादिमीर पुतिन, जो देखने को मिलेगा कहां के राष्ट्रपति, ये देखने को मिलते हैं आपको रूस के राष्ट्रपति, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रूस के द्वारा जो है 10 लाख भारतीयों को क्या नौकरी देने की घोषणा किया गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और रूस को जो है प्राकृतिक मित्र भी कहा जाता है ना, रूस जो है भारत का क्या है, प्राकृतिक मित्र है, ठीक है। जब भी जरूरत पड़ा है भारत को किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, तो कौन मदद किया है, तो आपको रूस ने मदद किया है ना। ये आपको सर पढ़ाएंगे, किस विषय में पढ़ाएंगे, जब मान के चलिए आप इंटरनेशनल रिलेशन, आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध जब पढ़ाया जाएगा, वहां पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। किन शब्दों का, जो प्राकृतिक मित्र बोल रहे हैं, ये सब शब्दों का प्रयोग कहां पर होगा, जब आप पढ़ेंगे क्या, कौन सा विषय आप पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध, जब आपको सर पढ़ाएंगे तो वहां पर ये शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चले हम लोग अगले प्रश्न पर। और यहां जो अगला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये साइंस टेक्स्ट से है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है प्रश्न, अच्छे से कवर करते हैं इसको, कि हाल ही में किस देश ने न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म संक्रमण के अपने पहले मानव मामले की पुष्टि की है। तो ये किसके द्वारा, तो ये अमेरिका के द्वारा, है ना। कहा जा रहा है, अब आसानी से आपको समझा देते हैं कि क्या प्रश्न है ना, आसान भाषा में क्या है, कि कहा जा रहा है कि किस देश में जो है एक मान चलिए कि संक्रमण देखा गया, कौन सा संक्रमण, संक्रमण का क्या नाम है, तो ये संक्रमण का नाम ही है न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म, है ना। एक नया है, वर्ल्ड में क्या है, नया एक संक्रमण आया है, और इस संक्रमण का क्या नाम है, न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म संक्रमण है, ठीक है। और ये पूछा जा रहा है, ये तो मान चलिए पहले होता था जानवरों को, लेकिन अब क्या देखा जा रहा है, ये पहला ऐसा मानव देखने को मिल रहा है कि जो कि मानव में ये बीमारी देखने को मिल रही है ना। ये पूछा जा रहा है कि किस ऐसे देश में मान चलिए कि ये पुष्टि हुई है कि जहां पर कि कह सकते हैं कि मानव इससे कह सकते हैं कि संक्रमित हो गया है, ठीक है। मानव जो है इससे संक्रमित हुआ है, तो ऐसा कौन सा देश है, तो ऐसा देश है अमेरिका, है ना।
अब देखिए इसका रिपोर्ट कौन बता रहा है, तो इसका जो स्वास्थ्य एवं क्या कहते हैं मानव सेवा विभाग है, इसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है आपको इसका रिपोर्ट बताया जा रहा है कि ये जो है आपको देखने को मिल रहा है एक संक्रमण देखने को मिल रहा है। और ये संक्रमण जो है मांसभक्षी परजीवी है। क्या है? मांसभक्षी। ये सीधे तौर पर मांस खाता है। क्या करता है? ये मांस खाता है। ठीक है, तो ये आपको क्या है कह सकता है कि सीधी सी बात है, ये परजीवी के अंतर्गत है। परभक्षी बोलती है, सॉरी परजीवी है। क्या है? परजीवी के अंतर्गत आता है ना, जो परजीवी के अंतर्गत आता है। ये पहले आप चित्र ही देख लेते हैं ना। एक मक्खी होती है, मक्खी क्या करती है, एक तरह से परजीवी छोड़ के चले जाती है। और परजीवी जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये जो परजीवी आपको देखने को मिल रहा है यही परजीवी है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो है अपने जो ये आपको भाग दिख रहा है मुख का जो भाग देखने को मिल रहा है, ये कह सकता है कि बहुत ज्यादा संख्या में क्या रहती है, व्यक्ति के अंडे ये छोड़ती है ना। और जब अंडे छोड़ती है तो और आदमी को क्या करता है, या किसी भी जानवर को, पहले तो जानवरों को होता था, ये जिस घाव पर होता है तो घाव पर क्या होता है, अंडे बहुत सारा छोड़ती है और सीधे तौर पर वो मांस को खाने लगती है ना। क्या करती है? मांस को खाने लगती है। तो ये मान चलिए, एक तो आप ऐसे पढ़े, अब आप इसको मान चलिए कि एक तरह से भाषा में पढ़ लेते हैं कि क्या इसके बारे में आपको लिख के दिए हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या लिखे हैं यहाँ पर कि न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म क्या है, किसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म क्या है। आप लोगों को इस तरह का प्रश्न यदि आ जाए ना, अच्छे से व्यक्ति से नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि नाम ही नहीं सुना हुआ रहेगा। शुरुआती अवस्था में यदि बात करें कि मान चलिए कि कोरोना के बारे में यदि आपको बोला जाता तो सुने हुए थे? नहीं सुने। जब मान चलिए पूरी तरह से एकदम फैल गया है ना, सबके मन मस्तिष्क पर एकदम फैला हुआ दिमाग पर, तब कोरोना के बारे में, तब तो बच्चा जानता है कोरोना के बारे में, लेकिन अभी इसके बारे में नहीं जानता। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि मान चलिए ये बहुत ज्यादा स्प्रेड कर जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा फैल जाए, तब इसके बारे में भी सभी कोई जानेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी बीमारी मान चलिए बहुत ज्यादा फैल जाता है, लेकिन आपको याद रखना है, कोई याद रखे या ना रखे, क्योंकि आपको देना है परीक्षा। जब परीक्षा देना है तो आपको इस तरह का साइंस टेक्स्ट से सीधे तौर पर यह प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि स्क्रू वर्म जो है परजीवी मक्खियां। क्या है ये स्क्रू वर्म? क्या है ये? परजीवी मक्खियां है। तो सबसे पहले तो ये परजीवी के अंतर्गत आता है। परजीवी कहने का मतलब क्या है, ये दूसरे पर क्या रहेगा, आश्रित रहेगा, है ना। दूसरे पर ये क्या होगा, आश्रित होगा। उसके बाद जिनकी मादाएं, जो मान चलिए कि यहां पर जो मादाएं होंगी, किसी भी गर्म रक्त वाले जानवर के घाव पर क्या करती है, ये अंडे देती है। इसका खासियत ये क्या है, ये गर्म रक्त वाले जानवर पर क्या करती है, जो घाव होता है कहीं ना कहीं मान लीजिए कि किसी भी प्रकार के जानवर को किसी प्रकार का घाव है, ठीक है, और वो रक्त किस प्रकार का है, वो गर्म रक्त के अंतर्गत आता है, तो ये वहां पर क्या करती है, ये अंडे देने उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह बनता है। और अंडे से लार्वा निकलते हैं, है ना। सीधी सी बात है कि अंडे से क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे। और लार्वा निकलने के बाद वे सैकड़ों की संख्या में, कितने की संख्या में, तो सैकड़ों की संख्या में जो है जीवित मांस को खाना ये क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। जब लार्वा निकला, ठीक है, अंडा जब तक है तब तो ठीक है, जैसे ही लार्वा निकला वो क्या करेगा, उसको भूख लगेगा, और भूख लगेगा बोलेगा कि हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे तौर पर क्या खाएंगे भाई, मांस खाएंगे, है ना। और ये क्या करेगा कि मांस खाना स्टार्ट कर देगा, जिससे यदि समय पर यदि इलाज ना किया जाए तो जानवर की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। सीधी सी बात है। यदि मान चलिए कि क्षतिग्रस्त होगा कोई भी मांस भाग, है ना, कोशिका पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो रही है, तो क्या होगा, तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, व्यक्ति की यहां पर नहीं बात कर रहे हैं, यहां पर पहले जानवर की बात कर रहे हैं। ये पहले जानवर में होती थी, ठीक है, तो ये जानवर की मान चलिए की मौत हो जाती है। और इन कीड़ों को जो है उनके खाने के तरीके का कारण ही जो है ये नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म नाम दिया गया है। ठीक है, और इनका इलाज जो है सैकड़ों लार्वा को क्या हटाकर घाव को साफ करने से होता है। सीधी सी बात है कि घाव को साफ करिए, अच्छे से घाव को साफ करना पड़ेगा, और उसके बाद ये लार्वा को हटा दिया जाए, है ना। जब लार्वा हट जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि ऐसा नहीं है कि मान चलिए कि कोई दिक्कत है, लेकिन अब ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा देखने को मिल रहा है, ये क्या देखने को मिल रहा है। अब देखिए इतना तो बात की तो आप समझ में आपको आ जाएगा कि अब ये देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, मानव में, है ना। ये तो पहले किस में होता था, ये जानवरों में होता था, आम बात था जानवरों में होना, है ना। ऐसा नहीं कि जानवरों में ये पहली बार हो रहा है, जानवरों में ये पहले होता था, लेकिन जानवरों में ये आम बात था। अब क्या है, ये मानव की ओर एक तरह से कह सकते हैं कि पैर बढ़ा दिया है, कि मानव को एक तरह से क्षतिग्रस्त करने का। और ये पहला मामला देखने को मिल रहा है कहां पर, ये अमेरिका में देखने को मिल रहा है ना। तो ये प्रश्न को आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला क्या प्रश्न है उस पर बातचीत करते हैं, है ना। देखिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, है ना। अब देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो है, और इसको क्या बोला जाता था, इसको एक मान चलिए योजना पीएम स्वनिधि योजना बोला जाता है। क्या बोला जाता था, पीएम स्वनिधि योजना, नाम सुने होंगे।
पीएम स्वनिधि योजना के जो है पुनर्गठन और विस्तार को जो है कब तक मंजूरी दे दी गई है? इसका विस्तार सीधी सी बात है कि विस्तार कर देगा। कितने दिनों तक के लिए विस्तार कर दिया गया है? तो आपको याद रखना है कितने दिनों तक के लिए, लंबे दिनों तक के लिए, 31 मार्च 2030, है ना? कब तक? 31 मार्च 2030। ये पहले 31 दिसंबर 2024 तक ही था, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया जा रहा है? 31 मार्च 2030 तक। ठीक है, सही लिखे हैं 2030, है ना? ऐसा नहीं कि गलत है, 31 मार्च 2030। तो 31 दिसंबर 2024 से इसको आगे बढ़ाकर क्या कर दिया जा रहा है? 31 मार्च 2030 तक का। इसका जो मान के चलिए कि अध्यक्षता जो है क्या गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही क्या किया गया, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपको पीएम स्वनिधि योजना को जो है रीस्ट्रक्चर यानी इसे और बेहतर करने और का फैसला किया। क्या क्या है? मान के चलिए कि मंत्रिमंडल के द्वारा कहा जा रहा है क्या? इसको जो है रीस्ट्रक्चर किया जाए और इसको और बेहतर तरीके से लागू किया जाए। कब तक? 31 मार्च 2030 तक। क्या पीएम स्वनिधि योजना आपको पता है? नहीं पता है? पीएम स्वनिधि योजना के बारे में आप नहीं सुने हैं? सुने होंगे, है ना? यदि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे सुने होंगे। देखिए क्या है, ये पुराना योजना है, उसी को बढ़ाया जा रहा है। आप 2024 में तो ये समाप्त हो चुका था, लेकिन उसी को फिर से क्या रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। अब देखिए, नहीं यदि आप जानते हैं तो कोई बात नहीं है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि ये योजना है क्या और कब इसको शुरू किया गया था, है ना? आपके लिए प्रश्न, जो भी आपके मन मस्तिष्क पर प्रश्न उभर सकता है वो प्रश्न को आपको यहां पर क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि योजना क्या है और इसे कब शुरू किया गया था। ये हो सकता है कि आपका मन मस्तिष्क पर आ रहा है, और योजना जब भी आए तो योजना आपको कवर रखना ही होगा, है ना? रेलवे के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है? रेलवे का यदि आप किसी प्रकार का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ यदि आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दीजिएगा, कोई भी एग्जाम, करंट अफेयर्स, मान के चलिए ऐसा नहीं है कि कोई एक विषय बोले कि केवल बीपीएससी के लिए, कोई मान के चलिए कि बोले एसएससी के लिए या सीजीएल के लिए, है ना, या बिहार एसएससी के लिए, बिहार दरोगा, ऐसा कोई कुछ नहीं है ना। वन डे एग्जाम के लिए सभी पर अप्लाई रहेगा ये, है ना? इसीलिए आपको लिखा हुआ है यूपीएससी से लेके आपको क्या लिखा हुआ है? बिहार दरोगा, सब लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या लिखा है? यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, बिहार एसएससी, ठीक है, उसके बाद बिहार दरोगा, ये सभी पर अप्लाई रहेगा। जितने भी आपको एग्जाम होंगे और वहां पर यदि करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा जाए तो ये सभी पर अप्लाई रहेगा। ठीक है, लेकिन कोई कोई प्रश्न क्या होता है कि किसी परीक्षा में मान के चलिए कि ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि आपको रेलवे में क्या योजना, मंत्रालय, ये सब प्रश्न जो है, अब जो है रेलवे का प्रश्न जो पहले जो पूछा जाता था स्पीडी से सीधे तौर पर, लेकिन अब स्पीडी का समय चला गया, है ना? स्पीडी में जो मान के चलिए कि आपको वन लिनियर में पूछा जाता था उसका समय चला है। अब जो है थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आप परीक्षा दिए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब वहां से जो है देखने मंत्रालय सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। और आइए योजना पर बात करते हैं कि योजना क्या है और इसे कब शुरू किया गया था। तो पीएम स्वनिधि योजना जो है केंद्र सरकार की एक खास स्कीम है जो रेहड़ी पटरी वालों को सस्ता लोन देकर उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में यह क्या करती है? मदद करती है। और इसे जो है 1 जून 2020 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो अच्छे से डेट याद रखना है कि पीएम स्वनिधि योजना कब आई थी। तो आपको 1 जून 2020 में। किसके लिए? तो मान के चलिए आपको रेहड़ी पटरी वालों के लिए। कहने का अर्थ यह है जो मान के चलिए जो ठेला लगाते हैं, जो मान के चलिए स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, गली कुची में जो कुछ ना कुछ बेचते हैं, ठीक है, उसके लिए ये आया था, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है ये किसके लिए लाया गया था। तो ये कह सकते हैं कि जो नीचे, जो सामाजिक तौर पर जो है निचले स्तर पर चल रहे हैं उनके लिए ये योजना आई थी। ठीक है, और कब आई थी? तो ये कोविड-19 के महामारी के दौरान इसको मान चलिए कि स्टार्ट किया गया था कि उस वक्त जो है मुश्किल का दौर हुआ करता था और मुश्किल में जो फंसे स्ट्रीट वेंडर्स हुआ करते थे उनको इससे क्या मिले? राहत मिले। और ये योजना जो है ना सिर्फ पैसों की मदद करती है बल्कि रेहड़ी वालों को एक समाज में कह सकते हैं कि पहचान और सम्मान भी देती है। इसके अंतर्गत जो है ये जो आपको पीएम स्वनिधि योजना देखने को मिल रहा है, इसके अंतर्गत सरकार जो है क्या करती है? ये जो मान चलिए रेहड़ी पटरी वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनको क्या करती है? सीधे तौर पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? लोन प्रोवाइड। बड़ा लोन नहीं दिया जाता है, छोटा लोन दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मान के चलिए कि जो सामाजिक तौर पर थोड़े से पिछड़े तबके पर चल रहे हैं उनके लिए यदि 20,000 रुपया का भी लोन है तो उसके लिए बड़ी बात है ना? तो ये आपको 20,000 है ना, 20,000, 10,000 इस तरह का जो भी छोटा छोटा लोन है यहाँ पर इसको पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रोवाइड की जाती है कि आप क्या कर सकते हैं? रोजगार, छोटा छोटा रोजगार कुछ कर सकते हैं। ठीक ना? आप इसके बारे में और जानकारी आपको सर पढ़ाएंगे। कहां पर पढ़ाएंगे? जब आप राज्य व्यवस्था पढ़िएगा तो वहां पर आपको इसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स में इतना से ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग आगे पर, है ना, अगले प्रश्न पर। पहला अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में
क्या है, तो ये कहां पर किया गया है, श्रीलंका में किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, तो ये कहां पर किया गया है, तो ये श्रीलंका में। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन श्रीलंका के किस शहर में, तो ये श्रीलंका के कैंडी शहर है, यहीं पर आयोजित किया गया। किसके बारे में पूछा जा रहा है, ये पहला है और अंतर्राष्ट्रीय है, और कौन सा सम्मेलन है, पाली है। ठीक है, पाली भाषा के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, हिस्ट्री में अच्छे से पढ़े होंगे पाली भाषा के बारे में, है ना। और पाली भाषा जो है किस धर्म से मान के चलिए कि संबंधित है, यदि बात करेंगे किस धर्म से, तो बुद्ध के समय आपको देखने को मिल रहा है। जो उसके बाद जो बुद्ध के समय के बाद का जितना भी मान के चलिए आपको जो धर्म ग्रंथ है, अधिकांश जो बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है ना, किस भाषा में, तो पाली भाषा में। ठीक है, इसलिए मान के चलिए यहाँ पर जो विद्वान सब बैठे हुए हैं, अधिकांश के किस धर्म से जुड़े हुए हैं, ये बौद्ध धर्म के आपको विद्वान सब अधिकांश जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का जो पहला पाली सम्मेलन है किस देश में किया गया है, तो श्रीलंका में किया गया है। ठीक है, याद रहेगा। और भारत इसमें सहयोगी है। और जैसे ही नाम आता है श्रीलंका का, तो श्रीलंका के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, सभी को याद होगा, कोलंबो। लेकिन कोलंबो जो है आपको कार्यकारी और केवल न्यायिक राजधानी क्या है, कार्यकारी और न्यायिक राजधानी बिल्कुल है कोलंबो। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका की आपको विधायी राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की विधायी राजधानी क्या है, जयवर्धनपुरा कोट्टी है। क्या है, जयवर्धनपुरा कोट्टी है, जो कि विधायी राजधानी है। याद रहेगा। तो श्रीलंका की कितनी राजधानी, तो श्रीलंका की 2 राजधानी। तो श्रीलंका की एक राजधानी है जयवर्धनपुरा कोट्टी है, दूसरी राजधानी कोलंबो है ना। उसके बाद यहां पर यदि बात करें कि मुद्रा कौन सी चलती है, तो मुद्रा यहां पर चलती है कौन सा, तो आपको चलता है श्रीलंकन रुपया चलता है। यदि बात करें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, अनुराग कुमार दिसानायके हैं। कौन है, एक बार फिर से बात कर रहे हैं कि अनुराग कुमार दिसानायके आपको राष्ट्रपति हैं। जबकि यदि बात करें कि प्रधानमंत्री यहां पर कौन है, तो प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या है। कौन है प्रधानमंत्री, याद रखेंगे ये सब, जो पड़ोसी देश है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद आपको राजधानी तो सभी देशों का याद रहना चाहिए। जो भी वर्ल्ड में देश है आपको सभी का राजधानी याद रहना चाहिए, मुद्रा सभी का याद रहना चाहिए। कम से कम 2 चीजें तो आपको याद ही रहनी चाहिए कि श्रीलंका नहीं कह सकते, किसी भी देश की आपको राजधानी और किसी भी देश का मुद्रा तो याद रहे। और जब भी कोई इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण कोई मान चलिए कि एक तरह से आर्थिक दृष्टि से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है, या पड़ोसी आपका है, छोटा भी देश है, यदि पड़ोसी है तो वहां पर प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और आप लोगों को जो है कल एक बुक से प्रश्न दिए थे, मनोज कुमार के बारे में दिए थे, और यहां पर मनोज कुमार झा से यहां पर भी देख लेते हैं, एक आपको बुक से संदर्भित एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, आइए इस प्रश्न को कवर करते हैं। यहां पर देखिए अच्छे से पढ़ेंगे, आपको सेसेशन आपको ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, संजय बारू। संजय बारू राइटर है और इनके द्वारा जो है सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल एक किताब लिखी जा रही है। और संजय बारू क्या इस किताब में लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि पिछले दशक में, है ना, जो पिछला दशक है, मान चलिए आपको जो कह सकते हैं कि एक आपको लगभग 10 वर्ष, ठीक है, जो पिछला दशक है, इसमें जो देखा जा रहा है कि 23,000 से ज्यादा करोड़पति जो पैसे वाले हैं भारत में, है ना, 23,000 से ज्यादा जो व्यक्ति हैं, करोड़पति हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं, देश छोड़कर क्या जा रहे हैं, दूसरे देश में जाके शिफ्ट हो जा रहे हैं, है ना। तो जितने भी मान के चलिए कि जो पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, आप देखे होंगे अधिकांश आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, जिसके पास पैसा होता है वो क्या कर रहे हैं, सीधे तौर पर भारत को छोड़कर कहां जाते हैं, ब्रिटेन में हो या दुबई हो, कहीं ना कहीं जाके शिफ्ट हो जाते हैं। और इसी पुस्तक में ये इस बारे के मान के चलिए कि पूरे विस्तार से लिखा है, कौन लिखा है, ये संजय बारू। अपनी नवीनतम पुस्तक जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या है पुस्तक का नाम, सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, में वे संगठित प्रवास के विभिन्न चरणों की कह सकते की व्याख्या करते हैं और वर्तमान पलायन के पीछे के कारणों और गहराई से कह सकते हैं कि इसमें ये बात करते हैं, ठीक है, पड़ताल करते हैं कि क्या कारण है, क्यों यहां से व्यक्ति क्या कर रहा है, पलायन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको कौन सा किताब देखने को मिल रहा है, ये किताब आपको याद रखना है, कौन सा किताब याद रखना है, सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल। क्या है किताब का नाम, सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल। और यहां पर जो है आपको क्या है, संजय बारू। तो समझ में आ जाना चाहिए, है ना। और फ्लाइट का यहां पर चित्र है, फ्लाइट के चित्र से समझ में आ जाना चाहिए कि आदमी क्या कर रहा है, एक देश से दूसरे देश में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना। जो खास करके भारत में जो जितने भी कह सकते हैं अमीर व्यक्ति हैं, वो दूसरे देश में जाके शिफ्ट हो रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या है अगला प्रश्न, और यहां पर जो है एक सैन्य अभ्यास है। कल भी आपको सैन्य अभ्यास से प्रश्न आया था, आज फिर से आपको सैन्य अभ्यास से प्रश्न आ रहा है। क्या है सैन्य अभ्यास, तो ब्राइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये कहां पर किया जाएगा, तो ये मिस्र में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, ये मिस्र में किया जाएगा। और इसमें 1 2 3 देश नहीं है, कुल मिलाकर इसमें कितने देश हैं, आपको 43 देश, कितने देश,
तो आपको याद रखना है 43 देश, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 43 देश है इसमें शामिल हो रहे हैं जो आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक एकजुटता का ये क्या रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये 43 देश इसमें जुट रहे हैं, जो कह सकते हैं कि सामूहिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से संदेश दे रहे हैं। और मिस्र, यदि बात करें कि मिस्र और अमेरिका है ना, मिस्र और अमेरिका जो है ये 1980 के दशक से ही ये स्टार्ट किया था। मिस्र और अमेरिका जो है आपको ये साल 1980 से ही इस तरह का ये अभ्यास करता आ रहा है, ठीक है। और इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, कुछ और भी अन्य देश इसमें क्या हो रहा है, जुड़ता जा रहा है, ठीक है। कुछ अन्य देश इसमें क्या हो रहा है, इसमें जुड़ते जा रहा है, ठीक ना। तो यहां पर ध्यान रखना है कि मान चलिए कि ये कब से स्टार्ट है, तो ये 1980 से ही स्टार्ट है और हर 2 साल में होने वाला यह आयोजन जो है ये कितने वर्ष में होता है, तो मान चलिए कि इसमें बहुत सारे देश सम्मिलित होते हैं, तो एक साथ जो है लगभग प्रति वर्ष ये नहीं कहता है, 2 वर्षों में क्या कहता है, आपको 1 वर्ष बीच में गैप कर दिया जाता है। तो ये हर 2 साल में होने वाला यह आयोजन, इसमें थल, जल और वायु सेना तीनों इसमें भाग लिया जाता है ना, तीनों सेना के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। तो आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। यहां पर याद रख लेते हैं, क्या यहां पर ध्यान रखते हैं, यहां पर देख लेते हैं कि मिस्र जब नाम आता है तो मिस्र के बारे में आपको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मिस्र की राजधानी क्या है। मिस्र की राजधानी सभी को मालूम है, मिस्र की राजधानी क्या है, तो मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा है ना। और मिस्र को किस नाम से इंग्लिश में बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको अलग नाम से बोला जाता है। किस नाम से बोला जाता है, इजिप्ट के नाम से बोला जाता है। किस नाम से, तो आपको इजिप्ट के नाम से बोलते हैं ना। जैसे भारत को यदि आपको इंग्लिश, वैसे तो भारत भी लिखते हैं इंग्लिश में, लेकिन यदि बोलते हैं कि भारत को इंग्लिश में बोला जाता है तो क्या बोला जाता है, यदि दूसरे देश वाला बोलता है तो क्या बोलता है, इंडिया बोलता है ना। तो भारत का तो अन्य नाम है, 5 नाम से आपको पढ़ाया गया होगा, भारत का 5 नाम है। और भारत का 5 नाम में जैसे देखने को मिलता है भारत, भारत के साथ साथ आपको इंडिया, इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं तो अधिकांश क्या लिखते हैं, अधिकांश लिखते हैं इंडिया ही लिखते हैं ना। उसी तरह से मिस्र को यदि बात करें कि मिस्र को हिंदी में मिस्र लिखेंगे और इंग्लिश में यदि लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, इजिप्ट लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, इजिप्ट। और इसी की राजधानी क्या है, काहिरा आपको देखने को मिल रहा है। मुद्रा यहां पर यदि बात करें तो मुद्रा यहां पर क्या चलती है, पाउंड मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति यहां पर वर्तमान में कौन है, आपको अब्देल फतह अल सीसी है। कौन है, अब्देल फतह अल सीसी आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, ये राष्ट्रपति देखने को मिल रहा है ना। तो ब्राइट स्टार आपको ध्यान रखना है कि ब्राइट स्टार जो है आपको सैन्य अभ्यास है जो प्रमुख 43 देश है ना, प्रमुख 43 देश आपको इसमें क्या करती है, भाग लेती है। कितने देश भाग ले रही है, तो प्रमुख 43 देश भाग लेती है, उसमें भारत की सेना भी भाग लेती है। और जो भी इसमें है ना वायुसेना का चित्र दिया है, समझ में आ जाना चाहिए कि वायुसेना भी भाग लेती है। और उसके बाद कौन भाग लेती है, जो कह सकते हैं कि थल सेना वाला है वो भी भाग लेती है। और उसके बाद जो जल सेना है, कह सकते हैं कि उसके बाद आपको है ना, ये आपको तीनों भाग लेते हुए दिखाई पड़ रहेगा। कौन कौन, थल, जल और वायु, तीनों सेना इसमें क्या कर लेती है, भाग लेती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा ये अभ्यास है। 43 देश ऐसे ही मान चलिए 43 देश है तो सेना सभी का यदि लेते हैं और सभी का तीनों सेना, 1-2 सेना नहीं है, तीनों सेना है, तो स्वाभाविक बात है कि ये आपको अभ्यास क्या हो जाती है, ये अभ्यास बड़ा अभ्यास हो जाता है। आप लोगों का सॉरी, हम लोगों को आपको बोलना पड़ेगा कि आपका कमेंट हम नहीं पढ़ पा रहे हैं ना। कमेंट यदि पढ़ेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए सॉरी। सभी को मान के चलिए कि जो भी आप गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग है ना, सुप्रभात। आइए हम लोग यहां पर देख लेते हैं, आपसे बातचीत कर लेते हैं। क्या बात करते हैं, पिछले वीडियो में आप लोगों से क्या प्रश्न पूछे थे। हाल ही में किसके द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है। यदि आप कल के वीडियो में मान के चलिए कि आप आंसर दिए हैं तो अच्छी बात है। यदि आंसर नहीं कल के वीडियो में दिए हैं, यदि आप अभी लाइव क्लास पर देख रहे हैं तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या है इसका सही आंसर, है ना। एक बार आपके लिए फिर से पढ़ देते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए जो है प्रोजेक्ट कौन सा स्टार्ट किया गया है, प्रोजेक्ट आरोहण स्टार्ट किया गया है। यह पूछा जा रहा है क्या गृह मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, या भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो सही आंसर इसका क्या है, अधिकांश छात्र जो है लिखे हैं आंसर, लेकिन जो मान के चलिए कि नहीं लिखे हैं आंसर, यदि आप लाइव देख रहे हैं तो अभी कम से कम बताने की कोशिश कीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर चलिए हम मेरे द्वारा बता दिया जाता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, आपको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको कि NH है। और इस प्रश्न को जो है परसों के वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताएं। यदि आपको ये प्रश्न नहीं बना है तो आप परसों का वीडियो सर के चैनल पर जाना है और परसों के वीडियो में आपको क्या मिलेगा, इस प्रश्न को देखने को मिलेगा, है ना। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आपको जो है आज का प्रश्न लेते हैं कि आज का क्या प्रश्न है। यदि आप कल का वीडियो अच्छे से वॉच किए होंगे तो ये प्रश्न आपको आसानी से बनेगा, ठीक है। क्या है प्रश्न, और इस प्रश्न को जो है आपको जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो में क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको इस प्रश्न को लिखना, प्रश्न को नहीं लिखना, इस प्रश्न का क्या है जवाब देना है, ठीक है, कि क्या प्रश्न का जवाब होगा। चलिए देख लेते हैं कि हाल ही में इंगा रोगिनियन
किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इसको पूछा जा रहा है कि इंगा रोगिनियन, वैसे महिला है, इंगा रोगिनियन जो है किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो ये आपको कल के जो मान चलिए वीडियो आपको मिला है वहां पर क्या किए हैं, इसके बारे में विस्तार से बात किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है, कहां पर? कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो क्या करना है, शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।